प्रोबेबिलिटी चैप्टर कौन सा ये 14 13 लास्ट है ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी तो आप 9th 10th 11th 12th में जो पढ़ चुके हो 11th में, उसके आगे देखते हैं कि मान लो जैसे एक पास से कुछ हालोगे तो टोटल आउटकम क्या आएगा। यस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये टोटल आउटकम को सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। किसी एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम जो होता है वो क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस को डिनोट करने की परंपरा है यस से। जैसे एक पास से कुछ हालोगे तो टोटल आउटकम क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, डाइस जिसको बोलते हैं, डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम आएगा 6 है। ठीक है, सैंपल स्पेस। अब कोई इवेंट ले लेते हैं ई। अब इवेंट क्या ले लिए कि इवेंट डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे इवेंट डिजिट के फेवर में कंडीशन 2 4 6। तो कितने एलिमेंट हैं ई के फेवर में? 3। ठीक है, तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ई से डिनोट करने की परंपरा है। तो एन ऑफ ई अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब यहाँ का देखो इवेंट डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। तो इवेंट डिजिट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। इवेंट डिजिट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6 यहाँ है, पर दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 1 आ गया। तो किसी इवेंट के होने तथा उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। इसको डिनोट कैसे करते हैं? पी ऑफ ई और पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। जानते हो ना? तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई बार। ई बार को पी ऑफ नॉट ई भी लिखते हैं कुछ राइटर। ठीक है, 1 माइनस पी ऑफ नॉट ई। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी सैंपल स्पेस यस की 2 इवेंट, सैंपल स्पेस यस की 2 इवेंट क्या है? E1 है और एक है E2। E1 और E2। E1 और E2 का इंटरसेक्शन निकालो तो इम्पिटी सेट आ जाए। क्या आ जाए? इम्पिटी सेट। जानते हो ना, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक पासे को एक डाइस को थ्रो करो तो इवेंट डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी को E1 कह लिया, 8 डिजिट आने के इवेंट को E2 कह लिया गया। तो E1 के फेवर में कंडीशन क्या है? इवेंट डिजिट था 2 4 6 और E2 के फेवर में क्या? 1 3 5। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, E1 और E2 का। ऐसे कौन एलिमेंट है जो दोनों सेट में है? 5 है। इसका मतलब इम्पिटी सेट आ गया। इसको 5 से डिनोट कर सकते हैं। तो ये E1 और E2 क्या कहलाती हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती हैं। परस्पर अपवर्जी घटना हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तब E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी यदि निकालना है तो क्या लिखते हैं? P ऑफ E1 और E2। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? इसको डिनोट करने की परंपरा है P ऑफ E1 यूनियन E2 से। किसे डिनोट करते हैं? P ऑफ E1 यूनियन E2 से। तो P ऑफ E1 इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2। जैसे ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया, अब कहा गया कि अब क्या आ जाए? चिड़ी। जानते हो? क्लब जिसको बोलते हैं। ठीक है, चिड़ी का ताश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52। ठीक है, और ये कहा जाए कि डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, ईंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 13/52। ठीक है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 26/52। ठीक है, तो चिड़ी का ताश आना और ईंट का ताश आना क्या कंबाइन में है? चिड़ी का ताश आना और ईंट का ताश। जब चिड़ी का ताश होगा तो ईंट का ताश नहीं होगा, जब ईंट का ताश होगा तो चिड़ी का ताश नहीं होगा। तो इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन एक कहा जाए, एक इवेंट कह लिया चिड़ी का ताश E1 है, E2 को मान लिया एस आने की इवेंट, तो चिड़ी का इक्का जिसको चिड़ी का एस कॉमन में है, एक आ जाएगा एक। तो इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है कि नहीं है? लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो जब इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट ना होगा, नहीं इम्पिटी सेट आए, तो उसका नाम क्या होता है? इवेंट का नाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है। ठीक है, और जब इंटरसेक्शन में रहे तब ऐसी कंडीशन में जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फार्मूला है P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2। ठीक है, लेकिन जब कॉमन में कुछ एलिमेंट हो तो इसके लिए ये फार्मूला है P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? P ऑफ E1 और P ऑफ
E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, क्योंकि इसकी गिनती 2 बार हो चुकी रहती है ना। चिड़ी के साथ भी इक्का की गिनती हो गई, इक्का के साथ भी हो गई, तो इसकी गिनती 2 बार हो गई, तो जिसकी गिनती 2 बार हो गई उसको घटाना पड़ेगा ना, ठीक है। उसकी काउंटिंग 2 बार ना हुई, जब चिड़ी के साथ भी आ गया चिड़ी का इक्का और इक्का के साथ भी आ गया तो उसकी गिनती 2 बार हो गई, चिड़ी के साथ भी हुई, इक्का के साथ भी हुई, तो जो एलिमेंट की गिनती 2 बार हुई है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां शुरुआत कहां से होती है? लिखाएंगे ना सर बाद में बढ़िया से। हाँ, ये सब 11th की बातें हैं, तो कुछ बेसिक और बता दें, है ना। फिर जैसे मान लो एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है और दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो पहले थ्रो में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की इवेंट का नाम E1 रखें, ठीक है, और दूसरे थ्रो में हेड आने की इवेंट का नाम E2 रखें। तो पहले थ्रो में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वे क्या होगी? 1/2 1/2 होगी, है ना। और दूसरे थ्रो में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, ठीक है। तो इवेंट E1 के हो जाने की वजह से इवेंट E2 में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये दोनों म्यूचुअली क्या कहलाएंगे? इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ऐसी कंडीशन में इसकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को डिनोट करने की परंपरा है E1 इंटू E2, अथवा ऐसे भी लिखते हैं P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि फर्स्ट थ्रो में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड थ्रो में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड थ्रो में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ दे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 आ रहा है। अब कंबाइन एक साथ निकालना चाहते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, टोटल आउटकम क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। पहले बार में एच आ गया, दूसरी बार में एच आ गया, पहली बार में एच आ गया, दूसरी बार में टी आ गया, पहली बार में टी आ गया तो एच आ गया, दोनों बार टी आ गया, ठीक है। तो दोनों बार हेड आने करने, तो टोटल आउटकम क्या हो गया? एन ऑफ एस इज इक्वल टू, ये हुआ, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4 एलिमेंट। तो दोनों बार हेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 कंडीशन है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? तो इसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तब क्या आएगा? 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। टोटल आउटकम तो 4 होते हैं, फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, तो 1/4 हुआ। और यहाँ से भी देखो 1/4 आ रहा है, तो इससे क्या हुआ कि E1 E2 दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी यदि निकालना है तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कभी कभी ये वाला आसान ज़्यादा रहता है, ये वाला, ये तो दोनों तरीके से हम निकाल के दिखा दिए, लेकिन सब में ऐसा पॉसिबल नहीं रहता, ठीक है। तो जब E1 E2 क्या रहेंगे? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट रहेंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। और कुछ कॉमन एलिमेंट भी है तो क्या होगा? माइनस में करेंगे P इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होगा, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, कोई नए टीचर आए, ठीक है, उनको आंकड़ा बता दिया गया, इस क्लास में 25% स्टूडेंट मैथ में फेल हैं या फिजिक्स में फेल हैं और 30% मैथ में फेल हैं, ठीक है। अब 5% दोनों में फेल हैं, ठीक है। एक क्लास में क्या है? 25% स्टूडेंट फिजिक्स में फेल हैं, 30% स्टूडेंट मैथ में फेल हैं और 5% स्टूडेंट दोनों में फेल हैं। इस बात को उनको पता है। अब उनमें से क्लास में से 8 स्टूडेंट को खड़ा किया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट को जब खड़ा किया गया तो उसके फिजिक्स में फेल होने की कितनी संभावना है, यदि इस बात का पता है कि वो मैथ में फेल है, ठीक है। क्या पता? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे जैसे मान लो क्या बता रहा था, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, उसमें इस बात का पता है आपको कि 25% वे फिजिक्स में फेल हैं और 30% मैथ में फेल हैं और 5% दोनों में फेल हैं। एक स्टूडेंट को खड़ा किया जाता है, एक स्टूडेंट को चूज किया जाता है, ठीक है। तो इस बात की कितनी संभावना है कि उसके फिजिक्स में फेल होने की कितनी संभावना है, यदि इस बात का पता है कि वह मैथ में फेल है।
यदि इस बात का पता है कि फिजिक्स में फेल है तो मैथ में फेल होने की संभावना क्या होगी, यदि मैथ में फेल है तो फिजिक्स में फेल होने की कितनी संभावना होगी, ये कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी सैंपल स्पेस की दो इवेंट है, सैंपल स्पेस में दो इवेंट है ए और बी, दो इवेंट क्या है ए और बी। ठीक है, तो इस बात का यदि पता है कि ए इवेंट हो चुकी है तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो हो चुकी है उसको नीचे लिखते हैं, जो हो चुकी है उसको नीचे लिखते हैं। तो यदि इस बात का पता है कि ए हो चुकी है तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करने की परंपरा है पी ऑफ बी अपॉन ए से। जो हो चुकी है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, जो होने जा रही है उसको ऊपर लिखेंगे, जो हो चुकी है उसको नीचे लिखेंगे। तो पी ऑफ बी अपॉन ए से डिनोट करते हैं। डिफाइंड कैसे करते हैं, पी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर नीचे का, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे है पी ऑफ ए, पी ऑफ ए। इसको डिफाइंड कैसे करेंगे और कैसे लिख सकते हैं इसी को, एन ऑफ, ये जानते हो कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है पी ऑफ ई इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, जानते हो ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो यहां पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ यस। अब पी ऑफ बी को क्या लिख सकते हो, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस, कि नहीं, तो एन ऑफ यस कट गया, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ ए। तो पी ऑफ बी अपॉन ए, पी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, यदि आपको इस बात का पता है कि बी इवेंट हो चुकी है, बी इवेंट हो चुकी है, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेंगे पी ऑफ किससे, ए अपॉन बी से। और डिफाइन कैसे करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी से, नीचे जो है वही रहेगा, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसी को एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ यस, इसी को क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस, ये से कट गया तो क्या आ गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी, एन ऑफ बी। ठीक है, अब देखो कुछ लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लिखो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नंबर फर्स्ट, total number of outcome in any experiment, total number of outcome in any experiment is called sample space, sample space. It is denoted by s. Number of element in, number of element in s is denoted by n लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर s। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लेट ई बी एनी इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस यस, सैंपल स्पेस यस, किसी सैंपल स्पेस यस की कोई इवेंट ई है, then probability of event E is denoted by P of E and defined as follows, कैसे डिफाइंड करते हैं, P ऑफ E इज इक्वल टू एन ऑफ E अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, तीसरा क्या है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी
देन जब प्रोबेबिलिटी तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इज इक्वल टू लिखते हैं क्लोज इंटरवल 0 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट होकर के 1 तक होती है, ठीक है। आर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इज लेस देन आर इक्वल पी ऑफ ई इज लेस देन आर इक्वल 1। ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती है, 1 से अधिक भी नहीं होती, ठीक है। अब जैसे मान लो कहा जाए कि एक पासे को उछालो, ठीक है, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है। और ये कहा जाए कि पासे को उछालो, यदि 7 से कम अंक आ जाएगा तो 100 रुपये इनाम मिलेगा, तो एक आ जाएगी, 100% जीतने की संभावना है, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसको क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो श्योर इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो यहाँ पे नंबर 4 लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। सिक्स नंबर लिखो, लेट E1 and E2 are two event. E1 and E2 are two event of sample space S. Sample space S, such that E1 intersection E2 is equal to phi. Then event E1 and E2 are called mutually exclusive exclusive event. In this condition, probability of E1 or E2, probability of E1 or E2 is denoted by P of E1 union E2 and defined as follows. Defined as follows. P of E1 union E2 is equal to P of E1 plus P of E2. P of E1 plus P of E2. If E1 intersection E2 is not equal to phi, then P of E1 union E2 is equal to P of E1 plus P of E2 minus P of E1 intersection E2. It is called total probability theorem. Total probability theorem or addition theorem. Addition theorem or addition theorem. एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर एडिशन थ्योरम को प्रूव भी करते हैं।
क्वेश्चन, इफ 2 cubical dice are thrown, then thrown together. सर यहाँ पे जो यूनियन और इंटरसेक्शन है उसके जैसे आप पहले E1 यूनियन E2 लिखे हैं ना, तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना, E2 यूनियन E1। हाँ, तो इसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाली धारा प्लस आ जाएगा। नहीं, इस वाले फार्मूले में बोल रहे हो? हाँ, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं E1 यूनियन E2 ना, तो E2 यूनियन E1 लिख सकते हैं। सेम ही होता है ना। If 2 cubical dice are thrown together, then find the probability. Then find the probability of getting sum 8 or 10. 8 or 10. ठीक है, तो यहां सलूशन देखो इसका। इफ 2 cubical dice are thrown, then total outcome S is equal to, क्या लिखोगे? 1 1 1 2 1 3, ये सब लिखना पड़ेगा। 1 4 1 5 1 6, फिर क्या लिखोगे? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, ये होगा 5 6। ठीक है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये 6 6। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल आउटकम कितने हो गए? n ऑफ s इज इक्वल टू 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। एक पास से कुछ आ रहे हैं तो 6 की पावर 1, 2 पास तो 6 की पावर 2, 3 पास तो 6 की पावर 3, 4 पास है तो 6 की पावर 4। टोटल आउटकम में होता है 2 की पावर में। हाँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। दोनों पासों के अपर फेस पर आई डिजिट का सम 8 आने की इवेंट का नाम क्या रख लिए? E1। ठीक है, तो E1 के फेवर में कौन कौन एलिमेंट आएंगे बताओ? तो किस में, एक में क्या जोड़ दें कि 8 आ जाए? 7 है, एक 7 आएगा ही नहीं। 2 शुरुआत होगी, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ये आ गए। तो n ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या हो गया? n ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलो, n ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5। तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S, तो 5/36। अब क्या लिखेंगे? लेट E2 बी द इवेंट ऑफ, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 10। तो E2 के फेवर में कंडीशन क्या होगा? E2 के फेवर में कंडीशन क्या क्या होगा? कहाँ से जोड़ें? 4 6, ठीक है, फिर 5 5, फिर 6 4, 3 एलिमेंट हैं,
तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपान एन ऑफ S। ठीक है, तो यहाँ पे 3/36 ये आ गया। अब क्या करोगे, सिंस E1 और E2 का इंटरसेक्शन निकालो। ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो E1 E2 दोनों में? 0, मतलब कुछ नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ पे 5 ये एम्प्टी सेट हो गया 5। तो सिंस हाँ हियर E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5 आ गया है ना। सिंस E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5, सो हियर so event E1 and E2 are, so event E1 and E2 are mutually exclusive event, so required probability, so रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या लिख दोगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसे डिनोट करेंगे, P ऑफ E1 यूनियन E2 से। डिफाइंड कैसे करेंगे, P ऑफ E1 और प्लस P ऑफ E2। ठीक है, तो P ऑफ E1 क्या है 5/36, यहाँ 3/36, तो क्या आ गया 8/36, तो क्या आ जाएगा 2/9 लिख लेते ना। अब देखो जिसमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी रहेंगे उस पर एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा लिखो, 2 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन टुगेदर find the probability of getting an even number on first dice, an even number on first dice are getting a sum 9। जैसे मान लो आपको 2 पासे देते हैं, ठीक है, आप कहते हैं दोनों पासों को थ्रो करो, ठीक है। एक पहला पासा है, उसमें मान लो कहीं पे लिखा भी है 1, किसी में 2 लिखा है, तो पहले पासे में अंक 5 आएगा तो 500 रुपये इनाम मिलेगा, ये कह दिया गया। 2 पासे को थ्रो करो, उनमें पहले पासे में अंक 5 आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 500 रुपये का इनाम मिलेगा। तो कहोगे नहीं अभी बहुत कठिन है लाना था, आप कुछ और छूट दीजिए। तो हम बोलते हैं कि चलो हो गया, पहले पासे में जो अंक आएगा दूसरे पासे में जो अंक आएगा दोनों को जोड़ेंगे, 9 आ जाएगा तब भी इनाम दे देंगे। तो कुछ सरल हो गया कि नहीं हो गया। पहले सिर्फ एक कंडीशन थी कि पहले पासे में अंक 5 आएगा तब इनाम मिलेगा, अब बोल दिए कि पहले पासे में अंक 5 आएगा तब भी इनाम मिल जाएगा, और पहले पासे में जो डिजिट आया है दूसरे में जो आया है दोनों को जोड़ने से 9 आ गया तब भी इनाम दे देंगे। तो एक और ऑप्शन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इवेंट हो गई, एक है इवन, पहली है इवन, पहले पासे में अंक 5 आना 2 पासों में से, और दूसरी इवेंट क्या है दोनों का सम 9 आना, ठीक है। तो यहाँ इवन के फेवर में क्या होगा, कितनी कंडीशन होंगी, पहले पासे में अंक 5 हो तो दूसरे में कुछ भी हो सकता है, तो 6 हो जाएंगे, 6 कंडीशन होगी। फिर कहा जाए कि पहले पासे में कुछ भी हो, पहले पासे में जो डिजिट आए और दूसरे पासे में जो डिजिट आए दोनों को जोड़ने से 9 आना चाहिए, ये दूसरी इवेंट है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले पासे में अंक 5 भी रहे और सम 9 भी रहे,
कौन रहेगा? 5 4 5 4 एक ही एलिमेंट है क्या और कुछ है? बस एक ही एलिमेंट है। तो इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है कि नहीं है? तो यहाँ E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है और इसके पहले वाले में एक भी एलिमेंट नहीं था। समझ में आई बात? तो यहाँ पे लिखते हैं आप हियर सैंपल स्पेस। अब इसको वो इस प्रकार लिख लेना, हम शॉर्टकट में लिखेंगे इधर, है ना। सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? कहाँ शुरू करोगे? 1 1 1 2 डैश डैश करते करते 6 6 तक। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा? 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, आपको पूरा लिखना है जब आएगा तो, क्योंकि एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा प्रदर्शन ये करके दिखाओगे कि आप किस लेवल का पढ़े हो। ठीक है, क्लास में कैसे थे वो थोड़ी जानता है आपको, वो क्वेश्चन का कैसे लिखते हो उस पर डिपेंड करेगा किस लेवल के स्टूडेंट हो आप। ठीक है, आप क्या लिखोगे? लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 2 है, गेटिंग 2 5 ऑन फर्स्ट डाइस। हाँ, एक बार क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन अलग है। और गेटिंग इवन है ना? हाँ, गेटिंग एनी इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। हाँ अच्छा, ये है इवन नंबर है, फिर क्या है? हाँ इवन नंबर है। हम गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस ऑन, समझा दूसरा दिए है ना, हो गई, ये भी समझ ही गया ना। उसी प्रकार का है। पर हम लोग तो E1 के फेवर में कौन कंडीशन? 2 1 2 2 18 इवेंट 2 3 हाँ 2 4 2 5 ये 2 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर क्या लिखेंगे? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो 18 एलिमेंट होंगे ना। एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ S। तो क्या होगा? 18/36। ठीक है, अब क्या लेते हैं? दूसरी इवेंट E2 लेते हैं। लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या है दूसरी इवेंट? सम 9 है, गेटिंग सम 9। तो E2 के फेवर में कितने एलिमेंट होंगे? एक में क्या जोड़ दें कि 9 आ जाए? वो दिक्कत हो जाएगी। एक 8 से नहीं होगा, 2 से 2 में भी दिक्कत हो जाएगी। 3 में 3 और वो 3 6 3 6 4 5 5 4 6 3, बस इतने ना। तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ S। तो 4/36। ठीक है, अब ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो E1 इंटरसेक्शन E2, E1 और E2 दोनों में है? 2 एलिमेंट। कौन कौन? 4 5 और 6 3। हाँ, इवन नंबर भी हो और सम 9 भी हो। ठीक है, तो 4 5 और 6 3। तो एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 एलिमेंट। तो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन एन ऑफ S। तो क्या होगा? 2/36। ठीक है,
तो सिंस E1 intersection E2 is not equal to 5, so E1 and E2 are not mutually exclusive event. So required probability. P of E1 union E2 is equal to P of E1 plus P of E2 minus P of E1 intersection E2. तो P of E1 क्या है? 4 बटे क्या था? 18/36, फिर 4/36, 2/36, तो 18 4 22, 22 से 2 निकला 20, 20/36। इसको काट सकते हो किससे? 5/9। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, लिख ले। एक क्वेश्चन और लिखो। इन ACT 20% of the person reading English newspaper are reading English newspaper न्यूज़पेपर 40% हिंदी न्यूज़ पेपर एंड 5% both the newspaper in how many person how many persons do not read Then how many percent? In how many percent? in how many person of in how many person in how many percentage how many ये पूछा है how many percentage of the persons do not read any of the newspaper। कितने परसेंट आदमी कोई भी अखबार नहीं पढ़ते? तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? कम से कम कितने लोग कोई ना कोई एक अखबार पढ़ते हैं, यूनियन निकालना पड़ेगा। P of E1 यूनियन E2 निकालना पड़ेगा, है ना पहले, फिर 1 माइनस कर देंगे P of E1 यूनियन U2, तो क्या आ जाएगा? P of E1 यूनियन U2 का नॉट आ जाएगा। बार लिख लो। लेट इवेंट को हम कैपिटल, कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, A B C D, ठीक है, चाहे E1 E2 E3 से डिनोट कर सकते हैं, या कि कोई कैपिटल लेटर A B C F G H कुछ भी, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम E से ही डिनोट करें, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? लेट E1 एंड E2 डिनोट
द इवेंट ऑफ रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड हिंदी न्यूज़पेपर respectively. According to question, P of E1 is equal to 20%, इसको लिख सकते हो 20/100. P of E2 is equal to 40% मीन्स 40/100. अब P of E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5% यानी 5/100. ठीक है. देन वी नो दैट क्या फार्मूला जानते हो? P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं? तो एक में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितने लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते. तो P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे? 20/100, फिर 40/100, फिर क्या 5/100. तो क्या आ जाएगा? 40/20 55/100. 55/100. तो कितने लोग कोई भी अखबार नहीं पढ़ते? तो आप जानते हो P ऑफ E1 यूनियन E2 का बार इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस P ऑफ E1 E2. तो 1 माइनस 55/100. तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस 55/100. तो क्या आ जाएगा? 45/100. 45% लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते. 45% लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते. अखबार नहीं आता. हाँ. तो क्या पढ़ते हैं वो लोग? बुक पढ़ते होंगे. PMA लिख लो इसको. एक सिंपल सा और क्वेश्चन देखो. लास्ट क्वेश्चन क्या बोला? हाँ. द नंबर कल टेस्ट देने कितने बजे आओगे? पता नहीं. परसों किसका पेपर है? परसों पेपर नहीं, परसों प्रैक्टिकल दे रहे जाना इंग्लिश का. तो प्रोजेक्ट तो परसों जाओगे ना. तो कल तो पेपर 9 बजे देने आओगे कि 2 बजे? 1 बजे. पता नहीं सर. कितने बजे? 9 बजे. और तू आएगा पक्का? इंग्लिश में लिखना है भाई. क्या कैसे बताओ? मंडे को दे दें इंग्लिश. आप लोग ये पता नहीं क्या है, कैसे स्टूडेंट हो हैं? आदर्श स्थिति कभी नहीं आएगी भाई. आपके पूरे साल में भी आदर्श स्थिति कहाँ आ पाएगी? अब हमें हमसा कुछ में कुछ काम लगा है. शुरुआत से बताते तो नहीं ना, ये लोग बेवकूफ है. 1 तारीख से बताना शुरू किए कि 50 पे प्रैक्टिकल लिखना है, तुमको 50 पे प्रोजेक्ट बनाना है. जब हमारा पढ़ने का टाइम है तभी लोग ये करवा रहे तो क्या कर सकते हैं हम लोग बताइए. अब इनको कुछ कह भी नहीं सकते ना. इंटरनल के नंबर ही नहीं हाथ में है. इंग्लिश का क्या है? इंग्लिश का प्रैक्टिकल है. इंग्लिश का प्रोजेक्ट. इंग्लिश का प्रोजेक्ट है तो क्या थोड़ी कोई काम छोड़ के करोगे? पूरी रात जगो, सोने होने से कटौती करो. चलो अभी हमको क्या है, अब करते रहो. जब नहीं है बताएं ना कि जिसका आप नहीं बैलेंस बना पा रहे तो जानो भाई. हैं? अगर रखिएगा तो सुबह रखिएगा. तो टेस्ट 9 से 11 कर देते हैं. 9 से 11 कर, 9 से 12 टेस्ट देने के बाद फिर 12 से लेके 12 बजे तक लिखना. 12 घंटे
हाँ? कटौती कम महत्वपूर्ण काम छोड़ के तुम नॉर्मल वाला काम करोगे। 30 नंबर है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ 30 नंबर आएंगे तो ये तो भी जरूरी है। खाना तो खाओगे, सोओगे भी। हाँ, तो इसी को क्यों बंद कर रहे हो भाई? इसी को क्यों बंद कर रहे हो देने वाले को? पता नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ये अब देखिए, मुझे तो खुद ही नहीं पता, ये लोग जाते रहते हैं तो पता होगा, मैं जाता ही नहीं ज्यादा। हाँ तो मंडे से है। नहीं, कहने का मतलब वो संडे भी नहीं आए, ठीक है। आप अपने आप से सोचो कि आप मैनेज करते तो उसको भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? टेस्ट दे भी दे सकते। हाथ भी जरूरी है, पैर भी जरूरी है, पर एक चीज़ को फोकस करोगे। आप टेस्ट देने, देखो टेस्ट देने आओगे तो हमको 5 घंटे 4 घंटे पेपर बनाने में टाइम लगे, ना आओगे तो हम फ्री रहेंगे। तो हम आपके लिए क्यों एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं? हम आपको भला चाहते हैं कि आपको बुरा चाहते हैं? बताओ, ये सोचो। हम फ्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमको पेपर बनाना पड़ेगा जग करके रात के, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा काम क्यों करना चाहते हैं आपके लिए? बताओ। उससे में हमको क्या परमवीर चक्र मिलने वाला है आप टेस्ट देने आओगे तो? ना आओ तो कोई बात नहीं है, पर हम कहने का मतलब कि इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हो? हम आपसे टेस्ट क्यों लेना चाहते हैं? ताकि घर वाले सोचेंगे भाई लड़का 9900 पाता था तो अब फाइनल एग्जाम में क्यों नहीं पाया, इसलिए हम सोचते हैं। तो फिर ये अब इसको बर्दाश्त कर लेना, झेलना फिर बाद में, क्योंकि आखिरी समय जितना तैयारी लास्ट के 1 महीने में होती है उतना पूरे साल में नहीं होती। तो लास्ट के 1 महीने तो बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा, सब काम करना, ताकि कोई स्टेप छूटे ना, सब करो, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा ज़्यादा, ठीक है। खाने से कटौती करो, सोने से कटौती करो, ठीक है। इस काम से थोड़ी कि आप टेस्ट छोड़ करके कोई काम करोगे। आप फिर ये भी ऑप्शन है, जैसे आपकी मन हो वैसे भी कर सकते हो। कहना मेरा काम है, ना आओगे तो थोड़ी की जबरदस्ती करेंगे। उस बार तो पेपर भी बनाए थे, इस बार तो अभी बनाए नहीं है, तो बता दो। चांस कम ही है, चलो ठीक। लिखो 1 2 3 डैश डैश 9 10 are written on 10 card. One card is done. तो पढ़ने आ जाओगे 1 घंटे के लिए? सुबह पढ़ सकते, हाँ पढ़ने तो आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसको टेस्ट देने आओगे तो खूब तैयारी करना पड़ेगा, वैसे लिखते रह जाओगे। मान लो लिखने का काम करोगे आप, पढ़ने के लिए तो आप 1 घंटे में भर लॉस होगा। आप टेस्ट देने का 3 घंटे के लिए भी आओ तो कितने का पढ़ना पड़ेगा, तो लिख कैसे पाओगे? मान लो, तो पढ़ने के लिए तो आ सकते हो कि नहीं? पढ़ने के लिए तो आ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत अभी काम है। हाँ ठीक, तो पढ़ने आ जाना होगा कल, ठीक है, 8 बजे। हाँ, तो नंबर 1 2 3 डैश डैश 4 9 10 आर रिटन ऑन 10 कार्ड। ठीक है, 1 कार्ड इज ड्रॉन। One card is drawn at random अपनी इच्छा से, है ना। तो प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of getting a number divisible by 3 तो मान लो मंडे को तो पेपर है, जब जिससे कोई टाइम दूसरा बताया करो ना, कोई जरूरी नहीं कि मंडे संडे का टेस्ट ले, दूसरे टाइम भी ले सकते हैं। पर स्कूल भी जाते होगे रोज, दूसरे दिन टेस्ट दी मान लो लें, मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे, किसी दिन आप लोगों के स्पेशल। हम ये चाहते हैं कि किसी न किसी दिन वीक में 1 बार ले लिया करें किसी दिन, तो ऐसा आप लोग मैनेज करोगे। तो मतलब इस 10 दिन में बिल्कुल ऐसा मिला ही नहीं मौका हमको कि पढ़ने का मौका। पढ़ा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा। सिर्फ लिखा हूँ या तो फिर मोबाइल में प्रोजेक्ट बना हूँ, बस, और कुछ नहीं कर पाया।
स्कूल वाले पहले से 5-6 महीने पहले से सब दे देते हैं सब काम करने का काम, तो आप मैनेज करता रहता है। एक तारीख से अभी 1 वो भी जनवरी शुरू की छुट्टी में नहीं दिए हैं। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं, ये नहीं देखते घर को, उनको फुर्सत देते घर में अधिक से अधिक पढ़े लड़के। एक्स्ट्रा क्लास लगवाए थे, उससे ज्यादा कुछ फायदा उधर मिला नहीं है, फालतू लगवाए, सिर्फ टाइम वेस्ट। एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं, बस हो गया फालतू में। ये नहीं देखते कि अधिक से अधिक टाइम जो पढ़ने वाले हैं तो घर में टाइम दें तो वो घर में पढ़ सकें। और सर हाँ, अगर ना जाओ ना तो फोन लगा, फ्री पेरेंट्स में फोन लगाएंगे। अब पेरेंट्स और घर वाले उतना समझदार नहीं रहते, वो थोड़ी कि मैथ लेके पढ़े हैं, वो कहते तुमको स्कूल जाना जरूरी है। हाँ, अब आपको तो पता है कि कितनी तैयारी कैसी होती है, कहाँ घर में रहने से ज्यादा तैयारी होती है कि स्कूल जाने से। कुछ स्कूल में तो कुछ नहीं होता सर, बताओ। इस समय तो नहीं होता, पहले शुरू में भले हुआ था, लेकिन अब जब से कुछ लोग महान लोग आ गए हैं तब से अब कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि पहले महान लोग नहीं थे तो ज्यादा होता था मेरे हिसाब से। 3/5 क्या है, तो यहाँ सैंपल स्पेस क्या होगा, सोल्यूशन देखो, हियर सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 लेके पूरा उधर भी बर्बाद करेंगे, उसमें वाइवा वगैरह में फरवरी में 2-3 दिन फरवरी भी बर्बाद करेंगे। एकदम फुल टेंशन दे देते हैं पेपर से पहले। 31 को खत्म हो जाएगा। नहीं 2-3 तारीख तक चलेगा सर बोले थे। 1 तारीख को फेयरवेल है पागल। क्या है, कुछ नहीं सर, तीन तारीख बोला, पता नहीं मेरे को तो सर बोले थे 2 तारीख तक चलेगा, 28 तारीख से 2 तारीख तक। गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाई 3, सीएस का 1 तारीख को है ना, ऐसे ही कुछ 31 को एक दिन हो गया। डिविजिबल बाई 3, एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 3 से डिविजिबल नंबर कौन कौन है, 3 6 9, ठीक है, तो एन ऑफ है ई इज इक्वल टू होते, एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 3 हो गया ना, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ यस, तो 3 हो गया 10। Let E2 be the event of getting odd number. Event of getting odd number. तो 8 नंबर कौन सा है, 1 3 5 7 9, तो इंटरसेक्शन में देखो कौन एलिमेंट है, तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू हो गया, कितने एलिमेंट हैं, एन ऑफ E2 इज मतलब इंटरसेक्शन में वो हो गया 5 एलिमेंट है ना। अब E1 इंटरसेक्शन E2 निकालो, E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2, 3 और 9 जानते हो कल आप लोग आ जाओ कितने 8 से 9, तो लीनियर प्रोग्रामिंग भर के कुछ टेस्ट लेते हैं, 3 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, ताकि हम लिस्ट में नाम आप लोगों का रहे टेस्ट वाले में ये चाहते हैं। कैसे नंबर देंगे, 3 क्वेश्चन 100 नंबर के, 50 एक 50 4 ठो दे देते हैं, 4 ठो 25 के 4 ठो, ठीक है, लीनियर प्रोग्राम हाँ सिर्फ लीनियर प्रोग्राम, ठीक हो गया। ठीक है ना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे भी बनता है नहीं, ताकि हम टेस्ट में नंबर आप लोगों का रहे, ये नाम ऐसा ये चाहते हैं तो E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू क्या हो, कितने एलिमेंट हैं बताओ, 2 एलिमेंट है, 3 और 9 हैं 3 और 9, हाँ, तो एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो P आप क्योंकि पेपर बनाने बिजी रहते हैं ना, तो टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप 4 क्वेश्चन देते आप करते रहोगे, हम पेपर भी बनाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं देंगे क्या कि जो 2 पॉइंट कल जो बता रहे थे लास्ट, जो बताएं उन्हीं में से देंगे, नहीं जो 2 पॉइंट मिलेंगे उनको फाइंड करना पड़ेगा उसके अंदर की, हाँ हाँ वही वाला जो कल जो क्वेश्चन बताए थे उसको देंगे, पहले नंबर वाला को दूसरे वाले को भी, ठीक है
उन्हीं में से रहेंगे क्वेश्चन जितने बताए हैं उन्हीं में से, ठीक है। P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू P ऑफ E1 P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। वैल्यू पुट कर लो, आ गया। वैल्यू पुट करके निकाल लो, वही आएगा 3.5, ठीक है। अब आओगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन बताएंगे, वहीं शुरुआतें होती है। ये सब बेसिक चीज़ें थी अभी तक आपके कोर्स में, कंडीशनल से शुरुआत है ना। अब बेज थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन। हाँ वो तो मेन है सर, पढ़ाई नहीं पढ़ाई से कोई गया नहीं। अरे क्या कौन जाएगा पेपर से एक दिन पहले थोड़ी मरने को जाएगा टाइम पास करने। पेपर है अगले दिन, वो भी फर्स्ट प्री बोर्ड था। तो ये बात तो सच मेरी बोल तो भाई, हम लोग इतना चौड़ गया। ये सब बेज जो थ्योरम जानते हो, ये थ्योरम क्वेश्चन को तैयारी करके पढ़ाने वाला रहता है। टाइम सोचते हैं कि किसी तरह से ये हो जाए कि पढ़ाए हैं। टीचरों को मतलब ये होता है, जिनको पढ़ के पढ़ाना पड़ता था जल्दी से निपटा देते हैं उनको। कुछ लोग बढ़िया पढ़ाते हाँ। हैं, मजा आता था। अब मैं बता रहा हूँ, जब से जाओ तो मैं मजा किसी का पढ़ाई में नहीं आया। मैंने थोड़ी बहुत इधर पहले किसी दिन मजा दिला देते, बाकी नहीं।